caught in the crossfire. हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप। तो दोस्तों, आज मैं लेके हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ नए क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं। तो वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो काफ़ी सारे उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। 25 नंबर का रिटन एग्ज़ाम था और साथ में इंटरव्यू थी, तो उसमें काफ़ी कुछ क्वेश्चन थे जो सिमिलर मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस करे हुए हैं। तो उसमें से 15 to 20 कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके लिए सेपरेट निकाले हैं, जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस नहीं करे हुए हैं। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम नई नई वीडियो ऐसी लेके आते हैं जो आपके लिए इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि आपके फ्रेंड्स का भी बेनिफिट हो सके, ताकि वो जल्दी से इंटरव्यू क्लियर करके जल्दी से जल्दी किसी हॉस्पिटल में जॉब क्वेश्चन ऐड करते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन की सीरीज हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि जब भी हम किसी पेशेंट को राइस ट्यूब के थ्रू फीडिंग देते हैं तो फीडिंग देने के टाइम पे हमने कौन सी पोजीशन जो है पेशेंट को देनी होती है। तो ऑप्शन में काफ़ी सारी पोजीशंस लिखी होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने अपनी पहली भी वीडियो पे डिस्कस करा है कि जब भी हम फीड देते हैं तो हमेशा हमने अपराइट पोजीशन में फीड देनी है। और इसके साथ में एक आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर आप अपने पेशेंट की ओरल केयर कर रहे हो जो कि बेड रिडन पेशेंट है, खुद अपना कुछ काम नहीं कर सकते हैं, तो आपको कौन सी पोजीशन देनी होती है। तो उस कंडीशन में भी जैसे हम सेमी फॉलर पोजीशन में आरटी फीड देते हैं, वैसे ही हमने सेमी फॉलर या फॉलर पोजीशन में ओरल केयर करनी है, ताकि पेशेंट एस्पिरेट ना कर सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन कौन सी साइट है यहाँ पे हम सेंटर लाइन डालते हैं। तो सेंटर लाइन का आपको पता है, इंटरनल जुगुलर वेन में हम डालते हैं, या फिर हम सब क्लेविन वेन में डालते हैं, या फिर हम फेमोरल वेन में डालते हैं। तो ये 3 साइट होती है, यहाँ पे हम कॉमनली सेंटर लाइन डालते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछे कि कौन सी वेन है, यहाँ पे हम अगर सेंटर लाइन डालेंगे तो सबसे कम इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। उसमें जो हमारा राइट आंसर है वो सब क्लेविन होता है। सब क्लेविन जो है वो बिल्कुल सेफ़ होती है और वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो उसके बाद जो प्रायोरिटी हम देते हैं इंटरनल जुगुलर को, और एंड पे अगर ये दोनों साइड पे नहीं मिल रही है तो देन हम फेमोरल की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपके सामने किसी को भी अगर एपिस्टेक्सिस होता है तो कौन सा नर्सिंग मेजर है जो हम यूज़ करते हैं उस टाइम पे। तो वहाँ पे जो आप सबको पता है कि जब भी किसी पेशेंट को एपिस्टेक्सिस होता है तो यहाँ से जो नाक है उसको पिंच करना होता है, नोज़ को पिंच करना है और पेशेंट को लीन फॉरवर्ड आगे को लीन कर देना होता है। तो इसका अगर आपको ये ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर ऐसे लिखना है कि पिंच द नोज एंड लीन फॉरवर्ड टू द पेशेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंजेक्शन केसीएल के ऊपर। क्वेश्चन ऐसे दिया होगा कि अगर आपके पेशेंट को इंजेक्शन केसीएल जाना है तो कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं करोगे। ठीक है, तो उसमें 4 ऑप्शंस दी होगी, तो 3 ऑप्शन ठीक होगी। फर्स्ट पे लिखा होगा कि पेशेंट को जो केसीएल है वो 4 आवर में देना है। फिर लिखा होगा कि अप्रोप्रिएट नॉर्मल सलाइन में केसीएल को डाइल्यूट करना है, और साथ में लिखा होगा जो केसीएल है उसका बोलस देने के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करना है, और एक लिखा होगा कि उसके लिए सिरिंज पंप वो रेडी करना है। तो ये तीनों ऑप्शन ठीक है। तो सिरिंज पंप जो है वो भी हम रेडी करते हैं। ठीक है, केसीएल का जो नॉर्मल सलाइन में हम जिसकी डाइल्यूशन करते हैं वो भी हम करते हैं, और 4 आवर में भी हम देते हैं। एक चीज़ और है, अगर जब भी आप केसीएल देते तो हमेशा पेशेंट की यूरिन आउटपुट का ध्यान रखना है कि पर आवर्ली कितनी यूरिन आउटपुट आ रही है। इसका जो आंसर होगा वो होगा कि प्रिपेयर द पेशेंट फॉर आईवी बोलस, क्योंकि ये जो इंजेक्शन केसीएल वो हम कभी भी बोलस नहीं देते हैं। हमेशा अगर आप किसी भी पेशेंट को बोलस दे दोगे तो उसी टाइम जो है पेशेंट की डेथ हो जाएगी, उसी टाइम जो पेशेंट है अरेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी केसीएल को बोलस और कभी भी केसीएल को विदाउट डाइल्यूशन हम नहीं देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगर आप किसी पेशेंट को आरटी फीड दे रहे हो और पेशेंट को एस्पिरेट हो गया तो उस टाइम पे आप क्या करोगे। तो उसमें 3-4 ऑप्शन आपको बता देंगे कि आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे, या फिर आप पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में कर दोगे, या आप पेशेंट को अपराइट पोजीशन में कर दोगे, या फिर आप आरटी फीड डिस्कनेक्ट करोगे और सक्शन करोगे। तो अगर पेशेंट एस्पिरेट करता है तो हमने इमीडिएट पेशेंट को सक्शन करनी होती है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगर आपके पास कोई पेशेंट है, अगर कोई भी अडल्ट पेशेंट एकदम से अनकॉन्शियस हो जाता है तो उस टाइम पे आप पेशेंट की कौन सी पल्स चेक करोगे। रेडियल, ब्रेकियल, फेमोरल, कैरोटिड, कौन सी पल्स आप देखोगे। सबने BLS तो पढ़ा ही है, बेसिक लाइफ सपोर्ट, तो उसमें भी सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो कैरोटिड पल्स को हमने चेक करना है। तो कैरोटिड पल्स से पता चलता है कि पेशेंट का जो हार्ट है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने किसी स्टाफ से हैंडओवर लिया है, तो आप देखते हो कि आपके पेशेंट की जो ट्रे है या बेड साइड है वहाँ पे एक इंजेक्शन जो लोड करके रखा हुआ है लेकिन उसके ऊपर स्टिकर नहीं लगा हुआ है। आपको पता भी है एक पेशेंट को इंजेक्शन चल रहा है, तो मे बी आपको डाउट है कि कहीं ये इंजेक्शन हो सकता है। उस टाइम पे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे कि व्हाट टू डू। आपको पहले वाले स्टाफ से पूछना है कि कौन सा इंजेक्शन डाइल्यूट करके रखा है, या आप वो इंजेक्शन को डिस्कार्ड कर दोगे, या फिर लिखा होगा कि आप मेडिकेशन चार्ट पे चेक करोगे कौन सी टाइमिंग पे ये इंजेक्शन देना है। तो ऐसे कुछ ऑप्शन दिए होंगे, तो जो भी इंजेक्शन है उसको आपने डिस्कार्ड करना होता है, ठीक है, डिस्कार्ड करना है ताकि कोई भी मेडिकेशन एरर ना हो सके। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नेजल कैनुले के थ्रू कितनी ऑक्सीजन दे सकते हो। तो ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, हर हॉस्पिटल पूछते हैं। मैं जितने भी हॉस्पिटल में इंटरव्यू दिया है, हर हॉस्पिटल वाले नेजल कैनुला से ऑक्सीजन कितनी देते हो पूछते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 6 लीटर से ज़्यादा हम कभी भी ऑक्सीजन जो है नेजल कैनुला के थ्रू नहीं देते हैं, तो ये चीज़ भी जरूर ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CPR के ऊपर। तो इसमें आप सबको पता है कि जो रेशो है वो 30:2 होती है और जो कंप्रेशन है वो 100:120 होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन कैसे करके पूछते हैं कि चेस्ट कंप्रेशन कितना होता है। तो इस चीज में आपने बहुत ही खास ध्यान रखना है, तभी मैं बोलता हूँ कि जो क्वेश्चन है उसको 2 बार पढ़ा करो, क्योंकि क्वेश्चन को ऐसे थोड़ा ट्रिकी करके पूछ देते हैं और इसके आंसर आपको दोनों ही उसमें मिल जाएगा। 30:2 भी मिल जाएगा और 15:2 भी मिल जाएगा और साथ में 100:120 मिल जाएगा और 80:100 भी मिलेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है कि अगर उन्होंने रेशो पूछा है तो रेशो 30:2 है, अगर उन्होंने चेस्ट कंप्रेशन पर मिनट पूछा है तो वो 100:120 होता है। तो ये चीज का खास ध्यान रखो, क्योंकि इसकी वजह से भी हम कई बार क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। हमें आंसर तो पता होता है लेकिन अच्छे से हम पढ़ते नहीं है, तो इसी चीज के लिए हम अपने क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा GCS के ऊपर। GCS के ऊपर मैंने सेपरेट एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो जरूर देख लेना। तो GCS में कुछ मतलब ऐसा बड़ा कुछ पूछते नहीं है, बस नॉर्मल पूछते हैं कि GCS कितना होता है। जैसे E4, V5, M6 होता है, तो किसी में E5 लिखा होगा, M5 तक लिखा होगा, या ऐसे कुछ लिखा होगा ऊपर नीचे करके। तो वो चीज आपने ध्यान में रखनी है कि कौन सा होता है, वो आपको पता होना चाहिए। E4, V5 और M6 करके याद रख सकते हो आप। वहां पे अलग अलग करके दिया होगा, तो अपने सीरीज वाइज टिक करना होता है कि कौन सा सही है। तो नेक्स्ट ECG लीड्स के ऊपर, ECG लीड्स की प्लेसमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, उसके ऊपर भी हमने सेपरेट वीडियो एक बना रखी है। तो इसमें V2 का पूछ सकते हैं, V5 का पूछ सकते हैं, V6 का पूछ सकते हैं। तो मोस्टली इसमें इंटरकोस्टल स्पेस का आपको याद रखना है। जैसे V2 का पूछते हैं तो V2 का आपको पता होना चाहिए कि 4th इंटरकोस्टल लगती है, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। अगर V4 का पूछे तो वो आपको पता होना चाहिए कि इंटरकोस्टल स्पेस 5th पे लगती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लीड कहाँ पे लगती है। तो अगर आपने ECG की वीडियो भी नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन और था, उसमें कुछ इंजेक्शंस का नाम लिखा हुआ था कि कौन से इंजेक्शन है जो वेन वेसिकेंट होते हैं, मतलब जिनके साथ वेन जो खराब करते हैं। हाई रिस्क इंजेक्शन आते हैं जिनके साथ वेन्स जो है खराब हो जाती है, कुछ एंटीबायोटिक्स भी ऐसे आते हैं जिनके साथ वेन्स खराब हो जाती है। तो वो आपको पता होना चाहिए। इसमें कुछ ज्यादा वो डिफिकल्ट नहीं होता है, आपको ऐसे पूछेंगे कौन सा इंजेक्शन है जिसके साथ जो वेन है वो खराब हो सकती है। तो उसमें आपको नॉर्मल से इंजेक्शन डाल देंगे, जैसे एमसेट हो गया, पेंटोसिड हो गया, या फिर कुछ मोनोसेफ वगैरह ऐसा कोई एंटीबायोटिक डाल देंगे छोटा, ठीक है। तो और साथ में एक कोई हाई रिस्क वाला इंजेक्शन डाल देंगे यहाँ। तो ये जो लिस्ट आपको जो दिख रही है वो सारे ही वेन वेसिकेंट्स इंजेक्शन होते हैं जिसके साथ वेन जो है खराब हो जाती है। तो ये लिस्ट को आप अच्छे से पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा है जो इंजेक्शन है वो वेन को खराब करता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो मॉन्टेक्स टेस्ट होता है वो हम कैसे करते हैं। तो वो वैसे हम तो नहीं करते, लैब वाले खुद करते हैं आके। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए उसमें क्या पूछते हैं कि जो मॉन्टेक्स टेस्ट के लिए इंजेक्शन जो है कहाँ पे लगाते हैं, साइट पूछते हैं। तो वो तो हम सबको पता है कि इंट्राडर्मल लगाते हैं, उसमें भी 4-5 ऑप्शन आपको दे देंगे। IV लगाते हैं, SC लगाते हैं, या IM लगाते हैं, या ID लगाते हैं, वो आपको पता है कि इंट्राडर्मल लगाते हैं। तो आप इंट्राडर्मल पे टिक करना, तो आपका आंसर बिल्कुल ओके हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अबनॉर्मल वैल्यूज के ऊपर। लैब की बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होती है, अबनॉर्मल वैल्यूज होती है, जिसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछते हैं। वो अलग अलग वे में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये तो कंफर्म है कि आपको कोई 1 या 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे लैब वैल्यू के ऊपर, या ABG की नॉर्मल वैल्यू के ऊपर भी पूछ सकते हैं।
अगर आपको नॉर्मल वैल्यू पता है तो अब नॉर्मल वैल्यू को आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की नॉर्मल वैल्यू पूछते हैं, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड की पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर एबीजी की नॉर्मल वैल्यू पूछते हैं। बहुत बार मैंने देखा है एबीजी या इलेक्ट्रोलाइट की सबसे ज्यादा पूछी जाती है, और बाकी एचपी वगैरह ये वो इसकी तो इतना कुछ पूछते नहीं है। तो मेन वो इलेक्ट्रोलाइट्स और एबीजी के कंपोनेंट अलग अलग आपको बाइकार्ब के बारे में या PCO2 पीएच का नॉर्मल वैल्यू तो वो सारे आपको पूछ सकते हैं, तो वो भी आपको पढ़नी है। अगर एबीजी की बात करें तो पीएच की 7.35 to 7.45 होती है, PCO2 की 35 to 45 होती है, बाइकार्ब की 22 to 26 होती है। अगर सोडियम की बात करें तो 135 to 145 होता है। अगर पोटेशियम की बात करें तो 3.5 to 5.2 होता है। तो ये कहीं अलग अलग लैब में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मतलब नॉर्मल जो वैल्यू इतनी होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम जो है कौन कौन से होते हैं। अगर आपके पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया है तो आपको कैसे पता चलेगा। तो इसके जो सिम्टम है या कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें पता है कि 3 P's होती है। 3 P's हम पढ़ते हैं, जिसमें होता है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। पेशेंट को ज्यादा प्यास लगती है, पेशेंट को ज्यादा भूख लगती है और पेशेंट को ज्यादा यूरिन आता है। तो ये 3 सिम्टम है, जिससे ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है हाइपरग्लाइसीमिया की, जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट की जो शुगर है वो बढ़ी हुई है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो मुझे जो क्वेश्चन आया था वो ऐसे था कि कौन सा सोल्यूशन है या कौन सा आईवी फ्लूइड है जो हाइपोटोनिक में आता है। तो आपको ऑप्शन दे देंगे NS है, 3% सलाइन है, 5% सलाइन है या 0.45 NS है। तो इसमें से ऑप्शन आपको दे देंगे। तो मैं आपको हाइपर और हाइपो दोनों बता देता हूँ। हाइपरटोनिक आईवी फ्लूइड वो आईवी फ्लूइड होते हैं जिसकी सल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो हमारे बॉडी के सेल्स से हाई होती है। इट्स सल्यूट कंसंट्रेशन इज हायर देन इनसाइड द सेल्स। तो सेल्स हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है उससे ज्यादा इसकी कंसंट्रेशन उससे ज्यादा हाई होती है, इसलिए उसको हम हाइपरटोनिक बोलते हैं। तो इसके उलट जो है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होते हैं। हाइपोटोनिक में क्या है कि जो सल्यूट कंसंट्रेशन होती है वो लो होती है इनसाइड द सेल जो हमारी बॉडी के अंदर सेल है उसके मुकाबले इसकी सल्यूट कंसंट्रेशन लो होती है। तो एक होता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक किसको बोलते हैं, जैसे नॉर्मल सलाइन होती है 0.9% वाली, इसकी जो सल्यूट कंसंट्रेशन है वो जितनी हमारे बॉडी के अंदर सेल की होती है उतनी ही नॉर्मल सलाइन की होती है। तो अगर हम हाइपो की बात करें, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, उसमें हम पढ़ते हैं 0.45 NS जिसको हम हाफ NS बोलते हैं। अगर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बात करें तो उसमें हम 3% सलाइन पढ़ते हैं, 25% डेक्सट्रोज या 50% डेक्सट्रोज जो होती है वो उसमें आती है। और अगर हम आइसोटोनिक सोल्यूशन की बात करें तो नॉर्मल सलाइन 0.9% वाली इसमें आती है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने आईवी कैनुला जो होता है उसकी कलर कोडिंग दी हुई थी, और कलर कोडिंग उन्होंने आगे पीछे करके दी हुई थी, और आपको ऐसे बोलेंगे कि हायर गॉस टू लोअर गॉस में इसको अरेंज करना है। तो वो आपको जो कलर कोडिंग है वो आनी चाहिए। जैसे अगर हम सबसे हायर गॉस का होता है वो होता है 14 गॉज का जिसका कलर ऑरेंज होता है। तो सेकंड पे हमारा ग्रे कलर आता है जो 16 गॉज का होता है। तो थर्ड पे हमारा ग्रीन कलर आता है जो 18 गॉज का होता है। उसके बाद हमारा पिंक कलर का आता है जो 20 नंबर का होता है। उसके बाद हमारा ब्लू कलर का आता है जो 22 का होता है। तो देन हमारा आता है येलो कलर जो कि 24 गॉज का होता है। और उसके बाद एंड पे हमारा आता है 26 गॉज का जिसका कलर पर्पल होता है। तो ये कुछ कैनुला है जिनका मतलब जो हम नॉर्मल यूज करते हैं, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। ये भी आपको पता है कि नॉर्मल जब भी पेशेंट आता है तो उस टाइम पे हम पेशेंट को 20 गॉज का जो कि पिंक कलर का होता है वो हम लगाते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को ब्लड वगैरह आपने देना है तो प्रेफर उसमें 18 गॉज का करते हैं। और अगर आप किसी पेशेंट को हायर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट्स दे रहे हो, KCl दे रहे हो, कॉर्डरोन दे रहे हो, उस टाइम पे आप 16 गॉज का यूज करते हो। लेकिन जो 16 गॉज का यूज करते हो तो वो आप हमेशा EJV में करते हो। एक्सटर्नल जुगुलर जो वेन होती है वहां पे हम EJV लगाते हैं 16 गॉज का। और हायर कंसंट्रेशन वाले जो हम इलेक्ट्रोलाइट्स है वो देते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड हो गया या फिर इंजेक्शन एमिड्रोन जिसको हम कॉर्डरोन बोलते हैं वो हो गया, जो कि वेन वेसिकेंट्स होते हैं और वेन को खराब करते हैं। इसलिए इनको हम EJV में लगाते हैं क्योंकि एक्सटर्नल जुगुलर वेन हमारी बड़ी होती है तो इसमें जल्दी कैनुला खराब नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट प्रेफरेबल वेन फॉर सैंपलिंग। जब भी आप ब्लड सैंपल लेते हो तो कौन सी वेन है जिसको आप ज्यादा प्रेफर करते हैं सैंपल लेने के लिए। तो वो भी आपको पता है कि हम यहाँ से सैंपल लेते हैं। यहाँ पे हमारी वेन होती है मीडियल क्यूबाइटल वेन जिसको हम
हमेशा यूज करते हैं सैंपल लेने के लिए। एक क्वेश्चन मुझे आया था कि अगर आपके पास कोई पेशेंट है, उसके कैनुला के ऊपर रेडनेस है, पेन है, एडिमा हो गया है, ये सारे सिम्टम कैनुला के ऊपर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो इस कंडीशन में आपको सबसे पहले VIP स्कोर, जिसको हम विजुअल इन्फ्यूजन फेल्बाइटिस बोलते हैं, तो उसका आपको पता होना चाहिए। तो उसमें जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर रखा है, वो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मुझे क्वेश्चन आया था, उन्होंने इतना ही कहा था कि रेडनेस है, ठीक है, पेन है, वहाँ पे एडिमा है, तो ये सब है, तो उसको आप क्या बोलोगे? तो उसको तो आपको ऑप्शन में थ्रोम्बोसिस दे देंगे, इन्फेक्शन दे देंगे, फेल्बाइटिस दे देंगे और 1-2 ऐसे कुछ कंडीशन दे देंगे। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये फेल्बाइटिस होता है। जब भी हमारा कैनुला खराब होता है तो उसको हम फेल्बाइटिस बोलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप किसी पेशेंट का सक्शन कर रहे हो, पेशेंट का आपने वेंटिलेटर जो है डिस्कनेक्ट करा है, सक्शन करा है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या होगा? तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा वहाँ पे, पेशेंट को इन्फेक्शन होगा, या पेशेंट को हाइपोक्सीमिया होगा, या पेशेंट अरेस्ट होगा, या पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में जाएगा, या ऐसे 3-4 ऑप्शन दे देंगे। तो वो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो वेंटिलेटर है वो हम यूज करते हैं पेशेंट को ऑक्सीजन देने के लिए, और अगर पेशेंट का वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली पेशेंट का ऑक्सीजन कम होगा, जिसको हम हाइपोक्सीमिया बोलते हैं। तो वहाँ पे भी आपने हाइपोक्सिया पे टिक करना है, तो वही आपका राइट आंसर है कि आपके पेशेंट को हाइपोक्सीमिया होगा जब भी हम वेंटिलेटर को डिस्कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए जब भी आप सक्शन करते हो तो पहले आपने जो, अगर आप वेंटिलेटर की 50, 60, 70% ऑक्सीजन दे रहे हो, तो सबसे पहले आपने वेंटिलेटर पे एक सक्शन का ऑप्शन होता है जिसपे आप करते हो, तो 100% जो वेंटिलेटर है वो 1-2 मिनट तक पेशेंट को 100% ऑक्सीजन डिलीवर करता है, ताकि जो पेशेंट को हाइपोक्सीमिया वाली कंडीशन से प्रिवेंट किया जा सके। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यूरिन कल्चर कैसे आप लेते हो? तो इसमें भी मुझे यही पूछा था कि यूरिन कल्चर कैसे लेते हो, और साथ में 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो ऑप्शन आपको सिमिलर से लगेंगे, कुछ फर्क होता है कि पेशेंट का आप क्लैंप करोगे, उसके बाद आप वेट करोगे, फिर आप यूरोमीटर को डिस्कनेक्ट करोगे और सैंपल लोगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको ऐसे दिया होगा कि आप थोड़ी देर वेट करोगे, क्लैंप खोलोगे, ओपन करोगे और सैंपल लोगे, ठीक है। और फिर लिखा होगा कि आप फॉलिस को डिस्कनेक्ट करोगे और देन सैंपल लोगे। जो सही तरीका है वो ऐसे होता है कि आपने उसको क्लैंप करना है, फिर आपने वेट करना है, तो देन बेटाडीन या AHT के साथ आपने उसको क्लीन करना है, देन सिरिंज लेनी है, सिरिंज के साथ आपने प्रिक करना है नियर द जंक्शन, और यूरिन का सैंपल लेना है, उसको स्टीराइल कंटेनर में डालना है। तो यही सही तरीका है यूरिन कल्चर का सैंपल लेने का। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे। बहुत ही आपको हेल्प होने वाली है ये वाली वीडियो से, ये वाले क्वेश्चन से। तो जब भी आप नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए जाओगे तो ये जो क्वेश्चन है जरूर पढ़ के जाना, आपके लिए सच में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जाते जाते आपको होली की बहुत बधाई हो। तो आने वाली इंटरव्यू में आपकी जरूर सिलेक्शन होगी, मैं यही प्रे करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नए हॉस्पिटल में एक नई इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। It's caught in the crossfire.